सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट है, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। डेरिवेशन आपने कर लिया है, तो सबसे पहला होगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सबसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है इस पर बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है? अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखें एक ऐसा ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे ये देखा जाए तो ये ग्राफ में, तो ये एक ऐसा ईएमएफ है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्राफ जो कर्वेचर है कभी ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर देखिए यहाँ घट रहा है। तो एक ऐसा ईएमएफ जो क्या हो, कंटिन्यूसली जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज होता हो। ऐसा ईएमएफ जिसका कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड चेंज होता है और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ देखिए यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी पीरियडिकली इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, तो ऐसे ईएमएफ को हम लोग कहते हैं क्या? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यानी कि ऊपर में अगर देखें तो प्लस ईएमएफ, यहाँ जीरो, और नीचे की डायरेक्शन में माइनस ईएमएफ, राइट। तो यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी करंट अगर कुछ इस तरह से फ्लो हो रही थी, अगर ए से बी तक फ्लो हो रही थी, तो यहाँ के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? उल्टे डायरेक्शन हो गई, बी टू ए फ्लो होने लग गई करंट, क्योंकि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो गई, राइट। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है उसकी डिफिनेशन हम लिख लेते हैं फटाफट। द ईएमएफ whose magnitude change continuously, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कंटिन्यूसली चेंज हो, एंड whose डायरेक्शन, और जिसकी डायरेक्शन क्या हो, एंड whose डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली, और जिसकी डायरेक्शन क्या हो? पीरियडिकली चेंज होती है, whose डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। उसे ही हम बोलेंगे क्या? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब जानते हो पहले ही आपने जो है इसका सिंबलिक रूप से हमने देखा था कि अपसाइलन इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट, हम लोगों ने यूज कर लिया था कि अपसाइलन इज इक्वल टू होता है अपसाइलन नॉट साइन ओमेगा टी, या अपसाइलन इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट कास ओमेगा टी भी ले सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इस तरह से अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। अब ग्राफ में, ग्राफ ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, अल्टरनेटिंग है तो यहाँ पे प्लस अपसाइलन ऊपर की डायरेक्शन में, ज़ीरो, इधर माइनस अपसाइलन होगा नीचे की डायरेक्शन में, क्लियर है। यहाँ तक टाइम अगर करें तो यहाँ टी हाफ टाइम है, इधर पूरा टी टाइम होगा, सो ऑन ऐसे आगे करके जाएगा। टी हाफ टाइम में यहाँ पे था, आधे टाइम में यहाँ पे था ग्राफ का पार्ट, आधे टाइम बाद ये ग्राफ का पार्ट होगा, राइट। तो ये रहा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी सेम होगा, अल्टरनेटिंग करंट भी सेम होगा, एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कंटिन्यूसली चेंज होता हो, जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती हो। ग्राफ सेम रहेगा, प्लस आई ऊपर की तरफ, ज़ीरो, यहाँ पे माइनस आई नीचे की डायरेक्शन में। तो यानी कि एक ऐसी करंट जिसका डायरेक्शन क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कंटिन्यूसली चेंज होता हो। एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली, देखिए यहाँ से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर घटने लग रहा है घटने लगा, यहाँ पे जाकर के फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ टी हाफ टाइम है और टी हाफ टाइम में यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, फिर यहाँ टाइम टी पूरा कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल इसका क्या होता है? कंप्लीट होता है, तो पूरा टाइम क्या हो गया? टी हो गया। तो इस तरह से यानी कि एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता हो और जिसकी डायरेक्शन क्या होगा? एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद चेंज होता हो, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी भी डेफिनेशन हो गई, यानी कि द करंट whose magnitude changes continuously and whose direction changes periodically, और जिसकी डायरेक्शन क्या हो? पीरियडिकली चेंज होती है, पीरियडिकली, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसे हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। इसको भी जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? आई इज इक्वल टू करंट, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा देखिए, ये जो होती है आई जो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, राइट। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, क्लियर है। और
और आई नॉट की बात करें तो आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे चेंज होते रहता है तो कभी कम कभी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू जो होगी वही पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट। और ओमेगा टी क्या है, इनिशियल फेज एंगल या इनिशियल फेज एंगल। तो ओमेगा टी क्या है, इनिशियल फेज एंगल, तो ये इनिशियल फेज एंगल है, राइट। तो ये था। उसी तरह से वहाँ पे भी जब आप साइलेंट लिखे थे आप ईएमएफ के लिए भी, तब साइलेंट नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये क्या है, पीक वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू, और ओमेगा टी क्या है, इनिशियल फेज जो है। अब इन दोनों को ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करें तो दोनों को जब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करने जाएँ तो ईएमएफ जो होगा ये ऊपर में ईएमएफ होगा और नीचे में करंट आई होगा। तो देखिए अगर हम दोनों की पीक वैल्यू की बात करें, ईएमएफ का पीक वैल्यू एप्सिलॉन नॉट थोड़ा ज़्यादा है, जबकि करंट की जो पीक वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट वो थोड़ा सा कम होगा। तो एक ही ग्राफ में अगर दोनों को बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाना होगा, क्योंकि जो करंट का जो पीक वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। करंट का पीक वैल्यू क्या होगा, वो कम होगा। और जो ईएमएफ है, ईएमएफ की जो पीक वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। क्लियर। ये रहा इसका ग्राफ दोनों का, आई नॉट और एप्सिलॉन नॉट। या फिर हम कह लें एवरेज वैल्यू, इसी को मीन वैल्यू को भी दूसरा नाम क्या रखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो क्या होता है, ज़रा देखिए इसको समझते हैं एक फिगर से। सबसे पहले फिगर मान लेते हैं हमारा जो है एक सर्किट है ए बी, इस सर्किट को हमने अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ रखा है, और इसी सर्किट ए बी को हमने डायरेक्ट करंट से भी जोड़ रखा है दूसरी जगह, बाद में हमने डायरेक्ट करंट से जोड़ दिया। ये भी सर्किट वही है, ये भी ही है। अब मान लेते हैं कि हाँ टी हाफ साइकिल में, अगर देखिए अभी टी हाफ साइकिल क्यों लेंगे वो बाद में हम बताते हैं। हाफ साइकिल पीरियड, जैसे फुल साइकिल पीरियड होता था ना, पूरा फुल साइकिल पीरियड इस तरह से यहाँ तक ये होता था, तो हाफ साइकिल पीरियड में, यहाँ टी हाफ साइकिल पीरियड में इसने मान लेते हैं क्यू चार्ज इस सर्किट में भेजा। कितने चार्ज को भेजा, क्यू चार्ज को। अब मान लेते हैं यहाँ भी करंट फ्लो हो रही थी, उस करंट का नाम हमने लिख दिया कितना, आई एम करंट यहाँ फ्लो हो रही थी। इसने भी टी हाफ साइकिल पीरियड में ही, उसी टी हाफ साइकिल पीरियड में इसने भी कितने चार्ज भेज दिए, क्यू चार्ज भेज दिए। तो यही जो डायरेक्ट करंट का जो यही अमाउंट है, इसी अमाउंट को हम लोग डायरेक्ट करंट के इस अमाउंट को ही कहेंगे क्या, अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलेंगे। यानी कि डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट की वह मात्रा जो किसी सर्किट में हाफ साइकिल पीरियड में उतने ही चार्ज सेंड कर दे जितना कि उसी हाफ साइकिल पीरियड में उसी सर्किट में डायरेक्ट करंट ने सेंड किया है। तो डायरेक्ट करंट की यह मात्रा ही कहलाती है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कहलाती है। तो इसकी डिफिनीशन इस तरह से हो जाएगी, डिफाइन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट, द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट that sends the same amount of charge, that sends the same amount of charge, same amount of charge in a given circuit, in a given circuit over half cycle period। ये ध्यान रखिए हाफ साइकिल पीरियड में, ओवर हाफ साइकिल पीरियड as it is sent by the alternating current in the same circuit, in same interval of time, in same interval of time is called mean value of alternating current, is called mean value of alternating current। यानी कि the amount of steady current which sends the same amount of charge in a circuit over half cycle period as it is sent by the alternating current in the same circuit over same time interval। यानी उसी टाइम इंटरवल में जितना कि डीसी करंट की वह मात्रा जो उतना ही चार्ज भेज दे किसी सर्किट में हाफ साइकिल पीरियड में जितना कि अल्टरनेटिंग करंट ने उसी सर्किट में हाफ साइकिल पीरियड में भेजा था, तो डायरेक्ट करंट की वह अमाउंट ही कहलाएगा क्या, मीन वैल्यू। क्लियर है। अब डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू, डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का डेरिवेशन करते हैं, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल पीरियड, ओवर हाफ साइकिल पीरियड।
अभी लास्ट में पता चलेगा आपको हाफ साइकिल पीरियड हम क्यों लेते हैं, तो लास्ट में पता चलेगा डेरिवेशन के बाद में, ठीक है ना। तो अभी आप करते रहिए हाफ साइकिल पीरियड, यहाँ पीरियड लिख लीजिए, हाफ साइकिल पीरियड यानी हाफ साइकिल पीरियड में हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, फिगर्स भी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा एक सर्किट है ए बी, और इसमें जो है अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया। जो करंट फ्लो हो रहा है आई, जो करंट फ्लो हो रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि सपोज AC current in circuit is I is equal to I naught sin omega t, जहाँ पे I का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, I naught पीक वैल्यू है और ओमेगा टी इनिशियल फेज डिफरेंस ये है। अब मान लेते हैं कुछ समय t बाद, कोई समय dt बाद, कुछ समय dt के बाद में, चूँकि ये दोनों तरफ से फ्लो होगा, अल्टरनेटिंग करंट है, तो निश्चित पीरियड के बाद डायरेक्शन भी इसकी बदलती होगी। तो आफ्टर स्मॉल टाइम dt, after small time dt, charge sent in circuit, कितना चार्ज सेंट किया गया होगा सर्किट में, तो चूँकि q इज इक्वल टू होता है तो चार्ज होगा dq हम ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल चार्ज होगा, क्योंकि समय है, i इंटू डी टी, q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो चार्ज चूँकि टाइम स्मॉल है तो चार्ज भी स्मॉल गया होगा, तो dq मान लेते हैं, तो dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी हो गया, राइट। अब आई की वैल्यू आप जानते हो, इस तरह से डी क्यू इज इक्वल टू हो गया, आई की वैल्यू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। आई की वैल्यू यही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंटीग्रेटिंग ओवर हाफ साइकिल पीरियड, तो इंटीग्रेटिंग ओवर हाफ साइकिल पीरियड, हाफ साइकिल पीरियड में इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये डी क्यू, चार्ज कितना होगा 0 to q ही फ्लो होगा, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to t हाफ, साइकिल पीरियड है 0 to t हाफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। अब इस तरह से डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और q माइनस 0 q ही होगा। यहाँ पे आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, और 0 to t हाफ इसका साइकिल पीरियड है। अब साइन थीटा का कास माइनस कास थीटा होता है, तो इस तरह से q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई नॉट, हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, और 0 to t हाफ इसकी लिमिट होगी। लिमिट रख देता हूँ, लिमिट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट, और इस तरह से इसकी लिमिट रखें तो ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा, आई नॉट अपन ओमेगा को, बाहरी से वाले ओमेगा को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। यहाँ लाऊंगा तो बाहर निकाल दूंगा, तो माइनस कास ओमेगा टी, ओमेगा कैपिटल टी माइनस कास 0, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस में से ये सॉरी प्लस हो जाएगा ये। अब इस तरह से q इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई नॉट अपन ओमेगा, और देखिए ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होता है 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू टी हाफ, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टी हाफ। अगर पीछे नहीं, एक बार पीछे भी देख लेते हैं, हाँ टी हाफ रखे थे। उस तरह से जो है आपका ये हो जाता है, इसको सॉल्व कर लें तो q इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अपान ओमेगा, और ये t से t कैंसिल आउट कर दिया, इससे ये कास पाई यानी कास 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, -1 से प्लस हो जाएगा, तो +1 ये 2 हो गया। अब इस तरह से आगे सॉल्व कर लें तो q इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अपान ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ 2 पाई अपान कैपिटल 2, और वहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इस 2 से 2 सॉरी ये 2 पाई अपान कैपिटल टी होता है ना, 2 पाई अपान कैपिटल टी, देखिएगा ये कैपिटल टी है, ध्यान रहे 2 पाई अपान कैपिटल टी, और इस तरह से q इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, q इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, ये आई नॉट है, आई नॉट कैपिटल टी अपान पाई, तो ये q की वैल्यू आ गई। अब लेट मान लेते हैं आई एम इज़ द मीन वैल्यू, आई एम जो है मीन वैल्यू, आई एम इज़ द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू क्या है, कितना है, आई एम है। देन तब क्या होगा, q इज इक्वल टू होता है
या आई हम निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई एम, या सिंपली आई एम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट आई एम की वैल्यू लिख लेते हैं। आई एम इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू तो Q अपॉन टी, टी हो जाएगा Q अपॉन टी की जगह पर हमारा टाइम हाफ साइकिल पीरियड लिया, तो Q अपॉन टी, टी की जगह पर हो गया T अपॉन 2, क्योंकि हाफ साइकिल पीरियड हमने लिया है, राइट। तो पुट कर देते हैं Q की वैल्यू, देन आई एम विल बी इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू है आई नॉट कैपिटल T अपॉन पाई और टोटल अपॉन, ये Q की वैल्यू हो गई और नीचे है T अपॉन 2, राइट। अब यहाँ से देखें तो कुछ कट जाएगा, जैसे कि ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, देन आई एम इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये वैल्यू को याद कर लीजिएगा, 2 आई नॉट अपॉन पाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें ध्यान देना होगा। आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई, राइट। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देन आई एम विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 आई नॉट अपॉन पाई की वैल्यू 3.1416 रख देते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आई एम की वैल्यू आ जाएगी 0.637 आई नॉट। ये भी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा कि आई एम की वैल्यू 0.637 आई नॉट होती है, जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या थोड़ा सा और परसेंटेज में से लिख लें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एम इज इक्वल टू 63.7% ऑफ द आई नॉट, यानी जो पीक वैल्यू होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% होता है हमारा क्या, यानी कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट ग्राफ बनाएं, ड्रॉ करें, अब मान लेते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, तो अगर ये इसकी पीक वैल्यू है आई नॉट है, तो आई नॉट का 63.7% करीब 63.7% जहाँ भी होगा वही होगा आई एम की, इसका आई एम यानी यहाँ कहीं पे होगा, जो भी है जितना भी होगा 63.7% आई एम हो जाएगा, राइट। पीक वैल्यू का जो पीक वैल्यू आई नॉट है उसका 63.7% होगा, तो ये पीक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये पीक वैल्यू है इतना करंट की, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये डेरिवेशन इसका फिनिश हुआ, और इसके डेरिवेशन में अब ज़रा देखिए, थोड़ा नोट से लिख लीजिए, क्यों क्या नोट में लिखना है, सबसे पहले नोट में ये लिखना है कि द मीन वैल्यू ओवर फुल साइकिल पीरियड इज़ 0, इसीलिए क्योंकि फुल साइकिल पीरियड में जो मीन वैल्यू है 0 to T, अगर इसे सॉल्व करते तो 0 आ जाता, यानी कि द मीन वैल्यू, इसी डेरिवेशन को अगर आप 0 to T करते तो आ जाता, यानी कि द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर फुल साइकिल पीरियड, ओवर फुल साइकिल इज़ 0, तो मीन वैल्यू जो आई एम जो होता है फुल साइकिल पीरियड में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कब, फुल साइकिल पीरियड में जो मीन वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये मीन वैल्यू के लिए था आपका मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम लोग और दूसरे नाम से कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का इफेक्टिव वैल्यू भी इसी को कहते हैं, क्लियर है। तो चलिए हम इसी पर बात करेंगे, या वर्चुअल वैल्यू भी, कभी कभी इसे वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, तो समझें इसे, ये क्या है, मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है R, इस रेजिस्टेंस R को अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ा गया है, और इसी रेजिस्टेंस R को हमने डायरेक्ट करंट से भी जोड़ा बाद में, रेजिस्टेंस R है यानी सेम रेजिस्टेंस है, राइट। अब फुल साइकिल पीरियड में इसको देखेंगे कि फुल साइकिल पीरियड में ये 0 नहीं होता, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS वैल्यू 0 नहीं होता, मीन वैल्यू हमने देखा था क्या होता है, फुल साइकिल पीरियड में 0 होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस R है, अब मान लेते हैं फुल साइकिल पीरियड में इसने H हीट यहाँ पे प्रोड्यूस किया, अल्टरनेटिंग करंट है, इसी फुल साइकिल पीरियड में यानी T में H हीट डायरेक्ट करंट ने भी, और करंट की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे IRMS है, इतनी करंट ने IRMS वैल्यू करंट ने जो है हीट H प्रोड्यूस किया T में, तो यही जो डायरेक्ट करंट का जो अमाउंट है, डायरेक्ट करंट की यही जो मात्रा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मीन वैल्यू RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम RMS वैल्यू कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की इसी को क्या कहते हैं, RMS वैल्यू, यानी कि ये जो करंट है IRMS, यानी कि डायरेक्ट करंट का यही अमाउंट जो उतने ही हीट किसी रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस कर दे फुल साइकिल पीरियड में, जितना कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसी रेजिस्टेंस में उतने साइकिल पीरियड में हीट प्रोड्यूस करती हो, तो डायरेक्ट करंट के यह अमाउंट ही कहलाता है क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट ये जो है इसका जो है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वह करंट होगा जो उतने हीट प्रोड्यूस कर दे किसी रेजिस्टेंस में, जितना कि अल्टरनेटिंग करंट ने उसी रेजिस्टेंस में उतना ही साइकिल पीरियड यानी फुल साइकिल पीरियड में प्रोड्यूस किया हो। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट
द अमाउंट ऑफ स्टेडी करेंट that produces the same amount of produces the same amount of heat in a given resistance over full cycle period as it is produced by alternating current in the same resistance in same interval of time, यानी उसी टाइम में same time interval right, is called RMS value or root mean square value is called RMS value of alternating current. इसी को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, यानी कि द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट या द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistance over full cycle period as it is produced by the direct current in the same resistance over same time interval is known as RMS value of alternating current. इसी को अल्टरनेटिंग करंट के RMS वैल्यू हम कहेंगे. तो चलिए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट के RMS वैल्यू का डेरिवेशन करते हैं हम. तो इसके डेरिवेशन पार्ट पे चलें. RMS वैल्यू के डेरिवेशन के मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस R है, अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से कनेक्ट है. तो सपोज रेजिस्टेंस R is connected to alternating current I is equal to I0 साइन ओमेगा टी. इस करंट से क्या है, रेजिस्टेंस R हमारा जो है कनेक्ट है राइट. अब ये रेजिस्टेंस R कनेक्ट है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से, ठीक है ना. देन आफ्टर स्मॉल टाइम dt, after small time dt heat produced in resistance मान लेते हैं DH है. जूल्स लॉ फिटिंग लगाएं तो I स्क्वायर RT होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा I स्क्वायर R, टाइम हमारा T की जगह DT है. स्मॉल हीट प्रोड्यूस होगा क्योंकि टाइम स्मॉल है, इसलिए हीट भी क्या होगा, स्मॉल प्रोड्यूस होगा. तो DH इक्वल टू I स्क्वायर R DT हो जाएगा. इस तरह से हम कह लें कि DH इक्वल टू हमारा हो जाएगा, DH इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू पुट करें तो ये होता है I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा और R dt, यानी I R dt था तो I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी, I का स्क्वायर था. जैसे और सॉल्व कर लेते हैं, बस DH इक्वल टू हो जाएगा हमारा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर, R को पहले लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ये हो जाएगा. अब इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं ओवर फुल साइकिल पीरियड. तो इंटीग्रेटिंग ओवर फुल साइकिल पीरियड, तो इंटीग्रेटिंग ओवर फुल साइकिल पीरियड वी गेट क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ DH इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T, कहाँ तक जाएगा, 0 टू कैपिटल T I0 स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. तो कांस्टेंट है I0 स्क्वायर और ये R कांस्टेंट है, बाहर कर लेता हूँ. DH का हो जाएगा H इंटीग्रेशन, 10 H इक्वल टू हो जाएगा हमारा I0 स्क्वायर R इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt राइट. अब ज़रा देखिए इसी को इंटीग्रेट करना, तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो इसे चेंज कर लेता हूँ. बस हमारा H इक्वल टू हो जाएगा I0 स्क्वायर R जो बाहर था इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी को चेंज करके करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, क्योंकि 2 थीटा होता है, टोटल अपॉन 2 राइट dt. और इंटीग्रेट करते तो इस 2 को क्या करते हैं, बाहर लेके आ जाते हैं. तो H इक्वल टू हो जाएगा हमारा
आई नॉट, ये आई नॉट स्क्वायर था, देखिए पीछे से देखना पड़ेगा आपको। शायद छूट गया, हाँ आई नॉट स्क्वायर था। इस तरह से आई नॉट स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 को भी बाहर कर लिया और इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेट करूँगा तो 1 का हो जाएगा टी माइनस कास का होता है, कास थीटा का साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ये 2 तो बाहर चला गया है, लेकिन इसके ये जो इसका 2 ओमेगा की वजह से आएगा, ये 0 टू कैपिटल टी। ठीक है, अब इस तरह से इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस कास 2 ओमेगा की वैल्यू भी यहीं पुट कर देता हूँ, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी और टोटल अपॉन 2 ओमेगा है ये, और बाकी माइनस 0 और प्लस 0 हो जाए, क्योंकि टी की जगह पे भी जब रखूँगा 0 तो 0 होगा, और कास और उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, साइन होगा ना, शिट साइन 2 ओमेगा टी है ना, कास नहीं, इंटीग्रेट हो गया साइन 2 ओमेगा टी हो गया। तो इस तरह से जो हम रखेंगे कास नहीं बल्कि साइन रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बिगर मिस्टेक। तो देखिए कास नहीं इंटीग्रेट हो चुका है ना, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी कैपिटल टी, लिमिट रखूँगा तो कैपिटल टी हो जाएगा 2 ओमेगा टी अपॉन टोटल अपॉन 2 ओमेगा, माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, और टी की जगह 0 रखूँगा, साइन यहाँ टी की जगह 0 रखूँगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 0 हो जाएगा। दस एच इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस, ये देखिए साइन 2, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा की, तो हो जाता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी टोटल अपॉन 2 ओमेगा है, टोटल अपॉन क्या है 2 ओमेगा। तो ज़रा देखिए इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से, और 2 2 4 हो जाएगा, तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, यानी कि एच इक्वल टू हो गया हमारा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू कैपिटल टी, ये हो गया एच की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। अब मान लेते हैं कि इफ़ आई आर एम एस इज़ द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी का जो आर एम एस वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का, हमने मान लिया क्या आई आर एम एस है, देन तब क्या होगा, देन एच इक्वल टू हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर आर और टाइम कितना है टी, ये हो जाएगा। कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो क्लियरली कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट, इसे मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, उसको 1 मान लीजिएगा, तो 10 कंपेयरिंग वी गेट आई आर एम एस स्क्वायर इज आई आर एम एस स्क्वायर आर कैपिटल टी विल बी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर कैपिटल आर टी टोटल अपॉन 2। इस तरह से देखें हम तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आई आर एम एस इज इक्वल टू हो गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, देन आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू भी आर एम एस वैल्यू को याद कर लीजिए, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, अंडर रूट 2 की वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करेंगे तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 आई नॉट हो जाएगा, यानी ये भी वैल्यू याद कर लीजिए कि आई आर एम एस की वैल्यू 0.707 आई नॉट होता है। अगर परसेंट में कन्वर्ट कर दें इसे तो आई आर एम एस पी की वैल्यू का कितना परसेंट 70.7% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ बातों को नोट कर लेते हैं, इन बातों को नोट कर लेते हैं। देखिए इसको सबसे पहले कि अगर फुल साइकिल पीरियड हो,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसी भी साइकिल के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो नोट में लिख सकते हैं कि RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS value of AC can be calculated over any cycle period, किसी भी साइकिल पीरियड को में कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज या सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन हीट प्रोड्यूस, ये हीट प्रोड्यूस पे आधारित है और इसलिए जो है इसे हम किसी भी साइकिल पीरियड में कर सकते हैं। अब हमारे घरों में जैसे आती है करंट, ठीक है, तो अगर हमने कहा कि 220 वोल्ट है, तो जो वो होता है जो अल्टरनेटिंग EMF होता है उसको बताता है, यानी उसकी RMS वैल्यू को बताता है। तो घरों में आई हुई जो होता है जैसे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट या फिर जो भी करंट है जितने एम्पियर की होगी, तो वो RMS वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता है। इस तरह से जो मीटर होते हैं ना, RMS वैल्यू को अल्टरनेटिंग करंट के जो मीटर होते हैं RMS वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, इसलिए उनको हार्ट मीटर भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, एक पॉइंट और ये है कि डू नॉट यूज़ दिस फार्मूला इफ़ द टाइम इंटरवल इज़ लेस देन 1 साइकिल। अगर एक साइकिल से कम है टाइम इंटरवल, यानी T से कम है, तो ये फार्मूला जो है IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I0 आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कब? यदि साइकिल पीरियड 0 to T ना हो करके उससे कम हो, तो उस केस में इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये दो बातें रही इसके बारे में। हैं डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, जो अल्टरनेटिंग EMF होगा उसका मीन वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा जैसे करंट का आया था कितना 63.7% ऑफ I0, तो ये भी 63.7% ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन हम उसे डिराइव करते चलते हैं। तो इसके डेरिवेशन पार्ट को करते हैं, तो हम सीधे मान लेते हैं कि IM हमारा जो है मीन वैल्यू है, देन इट इज़ 0 to T12, क्योंकि इसको T12 साइकिल पीरियड में कहते थे, एप्सिलॉन DT, और टोटल अपॉन T12 से क्या करूँगा, टोटल को डिवाइड कर दूंगा। जरा देखिए, डायरेक्ट इससे मैं बता रहा हूँ, तो अभी डायरेक्ट इससे कर सकते हो। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन DT टाइम के ऊपर 0 to T12 टाइम में एप्सिलॉन कितना चेंज होगा, उसका इंटीग्रेशन अपॉन T12 टाइम से क्या करूँगा, उसको डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है? इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस तरह से IM यानी मीन वैल्यू जो होगा, IM इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to T12, और देखिए एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो था एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा T dt, टोटल का पान है T12। इस T12 को इधर बगल में लिख देता हूँ, तो IM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2/T, कैपिटल T, राइट, और इंटीग्रेशन हो गया हमारा। एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर कर लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ये है जो कांस्टेंट है, बाहर कर लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन 0 to T12 साइन ओमेगा T dt, राइट। अब जरा देखिए, इसे सॉल्व कर लेता हूँ, साइन थीटा का माइनस कास थीटा हो जाएगा, तो IM इज इक्वल टू हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल T और माइनस कास ओमेगा T अपॉन क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, ये 0 to T12 साइकिल पीरियड में। अब इसकी वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। तो देखिए, सॉरी, एप्सिलॉन की जगह हमने जो है I लिख रहा हूँ, EMF कैलकुलेट कर रहा हूँ, सॉरी, एप्सिलॉन नियम रहेगा, एप्सिलॉन नियम इसे लिखना है, ध्यान रहे, एप्सिलॉन नियम है, ये क्या है, एप्सिलॉन नियम, I नहीं, हम एप्सिलॉन कैलकुलेट कर लेना। तो एप्सिलॉन नियम इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल T, और इसकी वैल्यू जो आती थी हमने कैलकुलेट किया था, चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये माइनस कास ओमेगा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू वो T12 तो आएगा ही आएगा, इंटू T12, और टोटल अपॉन ओमेगा भी, यहाँ ओमेगा को भी बाहर कर लेता हूँ, इनके अपॉन ओमेगा था, इस वाले ओमेगा को बाहर कर लेता हूँ, तो ओमेगा T हो जाएगा, और प्लस कास 0 हो जाएगा, क्योंकि T की जगह पे रखूँगा 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस कास 0। इस तरह से T से T ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, कास पाई की वैल्यू -1 होता है, इस तरह से 2 आ जाएगा। इस तरह से एप्सिलॉन M इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा T इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 -1 उसकी वैल्यू होगी, -1 तो माइनस से प्लस हो जाएगा,
1 + 1 2 हो जाएगा, ऑलरेडी हम कैलकुलेट किए ही है। तो अब देखें इस तरह से यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें तो 2 एप्सिलॉन नॉट, या 4 कर देता हूँ मैं इसको, या रहने देता हूँ, लिख दिया तो इंटू 2 कर देता हूँ। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो इस तरह से इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और इंटू में ये टी तो बचा ही है अभी हमारा, एक टी तो बगल में है, ये वाला टी। ओमेगा की वैल्यू ये हो गई 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो इस टी से ये टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई बचेगा। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, जो करंट में भी था ना, आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई आया था। सिमिलरली वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये भी आ जाएगा हमारा 0.637 आई नॉट। ऑलरेडी अब पाई की वैल्यू पुट करके 2 को डिवाइड कर देंगे इसकी वैल्यू से, तो आ जाएगा। या परसेंटेज में भी एप्सिलॉन एम की वैल्यू आ गई हमारी 63.7% ऑफ द आई नॉट, एंड पीक वैल्यू का 63.7%। तो ये हो गया। एक बार डेरिवेशन को जल्दी मैं कर देता हूँ। डेरिवेशन को हमने कहा एप्सिलॉन एम को डेरिवेट करने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू टी हाफ जाएंगे, 0 टू टी हाफ, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन डी टी टोटल अपॉन टी हाफ पीरियड में। इसी को जो हम लिख देंगे तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन ये कैपिटल टी, और इंटीग्रेशन 0 टू टी हाफ, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। अब एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लूँगा, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल टी, और ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा, और 0 टू कैपिटल टी हाफ हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये ओमेगा है, यहाँ बाहर कर लेता हूँ, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा टी कैपिटल टी इंटू, ये सॉल्व करूँगा तो 2 आता है, आप ऑलरेडी कर लिए हो। तो इस तरह से ओमेगा की बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी है ये, इंटू 2। इस तरह से ये इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ये बचेगा। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू आ गई हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई। इसी तरह से करंट की भी वैल्यू यही आई थी 2 आई नॉट अपॉन पाई, इसी को सॉल्व कर दिए थे हम लोग, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू आ गई थी 0.637 आई नॉट, या परसेंट में लिख देते थे, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 63.7% ऑफ द आई नॉट। तो ये आ गया फाइनली आपका डेरिवेशन था ईएमएफ के अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। डेरिवेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो डेरिवेशन, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी आरएमएस वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे, तो हम मान लेते हैं एप्सिलॉन, इसको लिख देते हैं एप्सिलॉन आरएमएस, तो हमें कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन आरएमएस। तो क्या करूँगा, इसका 0 टू कैपिटल टी तक लिमिट है, 0 टू कैपिटल टी टाइम में हम करते हैं, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन डी टी अंडर रूट में रहेगा ना, एप्सिलॉन रूट में स्क्वायर वैल्यू है ना, तो एप्सिलॉन स्क्वायर डी टी अपॉन टोटल अपॉन टी। ठीक है, ज़रा ध्यान रखिएगा लिखने का तरीके में जो है थोड़ा सा कैसे, एप्सिलॉन आरएमएस इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी एप्सिलॉन स्क्वायर डी टी और टोटल अपॉन कैपिटल टी। टोटल के अपन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो इस तरह से एप्सिलॉन आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी, इसको हम पहले लिख लेते हैं इस वाले को, टी को, इंटीग्रेशन अंडर रूट में इंटीग्रेशन 0 टू टी हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर डी टी। थोड़ा सा और अच्छा से लिख लिया। अब जो है एप्सिलॉन आरएमएस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल टी
और इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट में इंटीग्रेशन 0 टू टी अपसाइलन नॉट साइन ओमेगा टी, अपसाइलन का स्क्वायर था इंटू डी टी। देखें अपसाइलन का जो था स्क्वायर था, अपसाइलन स्क्वायर था, तो अपसाइलन उसको स्क्वायर में हम रखेंगे तो ये स्क्वायर कर देंगे, तो अपसाइलन आर एम एस इज इक्वल टू 1/T अंडर रूट में, यहाँ पे देखिए बाहर आएगा अपसाइलन नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, राइट। अब देखिए ये बाहर आ जाएगा तो अपसाइलन नॉट आ जाएगा बाहर, तो इस तरह से अपसाइलन आर एम एस इज इक्वल टू हो गया अपसाइलन नॉट रूट से बाहर आ गया अपॉन T अंडर रूट में है साइन इंटीग्रेशन जो था 0 टू T साइन स्क्वायर था, उसे लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, बदल लेंगे कास 2 थीटा का फार्मूला, टोटल अपॉन 2 dt, जैसा कि हम पीछे की कर चुके हैं। इस तरह से अपसाइलन आर एम एस की जो वैल्यू आ गई हमारी, ये हो जाएगा अपसाइलन नॉट अपॉन T, और इसे सॉल्व करते हैं अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा, देखें ज़रा, ये हो जाएगा t माइनस कास 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ये टोटल अपॉन 2 है तो यहाँ 2 को बाहर कर लेता हूँ, सॉरी अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा ना, बाहर आएगा तो रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 2 को बाहर कर लिया हमने, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट है 0 टू T, ध्यान से अंडर रूट में है ये सब कुछ, तो अपसाइलन नॉट अपॉन अंडर रूट 2T, तो अपसाइलन आर एम एस इज इक्वल टू हो गया अपसाइलन नॉट अपॉन 2 अंडर रूट 2 T बाहर में है, और अंडर रूट में जो है वो है, अंडर रूट में कितना था, T था, अब वैल्यू पुट कर, जब ध्यान से देखना वैल्यू पुट करेंगे तो T था, तो स्मॉल t की जगह पे T अपर लिमिट है, लिमिट रख देता हूँ मैं दूसरे कलर से इसे लिखता हूँ, तो T माइनस साइन 2 ओमेगा टी था, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा T, और टोटल अपॉन 2 ओमेगा था, और बाकी का आगे 0 रखूँगा और साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो बस इतना ही होगा लिमिट रखने के बाद, क्योंकि 0 हो जाएगी वैल्यू। अब ज़रा देखें तो अपसाइलन आर एम एस किस वैल्यू आ गई, वो हो गई अपसाइलन नॉट अपॉन अंडर रूट 2 T, और यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा T माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन T इंटू T टोटल अपॉन ओमेगा, ये रहेगा। तो अब ज़रा देखिए T से T वाले ये दोनों T कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाला T और ये वाले T दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो साइन 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई का मतलब हो गया कि यहाँ भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो अंडर रूट T आ जाएगा। इस तरह से अपसाइलन आर एम एस इज इक्वल टू हो गया अपसाइलन नॉट अंडर रूट 2, ये अंडर रूट T भी अंडर रूट में ही रहेगा, और अंडर रूट T यहाँ पे बचेगा। अगर रुकिए, शुरू में ही जब हमने देखा था, एक बार शुरुआत में ही देख लेते हैं, जब हम डिराइव कर रहे थे तो ये अंडर रूट में, ये रूट पूरा में रहेगा टोटल अपॉन T, तो ये अंडर रूट T अंडर रूट में बाहर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर ये भी था, तो अंडर रूट T बाहर आएगा, राइट। तो ये अंडर रूट T को हमेशा आप लिखते रहिए, यहाँ भी जब लिखेंगे तो यहाँ अंडर रूट T रहेगा, ठीक है, इन जगहों पर भी। उसके अलावा जो यहाँ भी अंडर रूट में ही पूरा रहेगा, अंडर रूट 2T रहेगा, अंडर रूट T रहेगा, इसे सुधार कर लीजिएगा, छूट गया था। फिर यहाँ भी अंडर रूट पूरा में रहेगा, अंडर रूट 2T, यहाँ पर भी अंडर रूट 2T पूरा ही रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे थी, इसे अंडर रूट 2T पूरा रहेगा, यह रूट जो है अंडर रूट 2T, तो अंडर रूट T से अंडर रूट T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपसाइलन आर एम एस अपसाइलन आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा अपसाइलन नॉट अपॉन अंडर रूट 2। देखिएगा छोटी सी मिस्टेक जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसे ध्यान रखना है। ये अपसाइलन आर एम एस इक्वल टू अपसाइलन नॉट अपॉन अंडर रूट 2, इसे सॉल्व अंडर रूट 2 की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। सो अपसाइलन आर एम एस
इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 आई नॉट, यानी पीक वैल्यू का 0.70, या परसेंटेज में लिखें इसे तो परसेंटेज में हो जाएगा 70.7% ऑफ आई नॉट, यानी आई नॉट का पीक वैल्यू का 70.7% जो होगा ये हो जाता है। तो सेम है, सेम आएगा। इस तरह से हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग मीन वैल्यू और अल्टरनेटिंग वैल्यू के लिए। तो ज़रा देखिए मीन वैल्यू की बात करें, मीन वैल्यू में आई एम इज इक्वल टू है 63.7% ऑफ आई नॉट। उसी तरह से एप्सिलॉन एम की भी बात करें तो भी वही है 63.7% ऑफ आई नॉट, राइट। उसी तरह से अब बात करें हम आरएमएस वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू जो है आई आरएमएस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट, एंड एप्सिलॉन आरएमएस जो है वो भी है 70.7% ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट हुआ। क्या अल्टरनेटिंग करंट वाली सर्किट होगी एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर। या रेजिस्टेंस, इसे रजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं, यानी एसी सर्किट हमारी ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा होगा और कुछ नहीं जुड़ा होगा, कोई कैपेसिटर कोई अन्य नहीं जुड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिगर बनाएं तो मान लेते हैं कि हमारा एक रेजिस्टेंस आर है जो एसी सर्किट से कनेक्टेड है, राइट। तो ये एसी सर्किट से कनेक्टेड है, तो इस सर्किट को हम बोलेंगे प्योर रजिस्टिव सर्किट, यानी कि एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या प्योर रजिस्टर। तो एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टेंस या प्योर रजिस्टर, ये इसे बोलते हैं रजिस्टिव सर्किट। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं हम कि हमारा रेजिस्टेंस आर है विच इज़ कनेक्टेड विथ अल्टरनेटिंग करंट, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है एंड गिवन ईएमएफ इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज source EMF is epsilon is equal to epsilon नॉट साइन ओमेगा टी। ये सोर्स EMF है। मान लेते हैं सपोज सोर्स EMF इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स EMF है। तब देन हम जानते हैं कि करंट I इज इक्वल टू क्या होता है V अपान आर, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन अपान आर। तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अपान हो जाएगा R। अब इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपान R इंटू साइन ओमेगा टी, या एप्सिलॉन नॉट अपान R को हम आई नॉट, ये पीक वैल्यू हो गई, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थ्रू द रेजिस्टेंस या थ्रू द रजिस्टर वी सी दैट EMF through the resistor is epsilon is equal to epsilon naught sin omega t, and current is I is equal to I naught sin omega t। अब दोनों का जो फेज़ एंगल है, ये जो फेज़ एंगल है दोनों का ओमेगा टी है, यानी कि दोनों सेम फेज़ में है। तो यदि हम ग्राफ बनाएं इनका तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। दोनों का ग्राफ बनाएं, इसको रेड कलर से बनाते हैं। जब देखा जाए यहाँ पे ध्यान देने, ग्राफ बनाते समय ये ध्यान देना है कि दोनों का जो पीक पॉइंट है एक ही टाइम पे हो, दोनों का, इसका भी पीक पॉइंट, ज़रा देखिए EMF का भी पीक पॉइंट है, दोनों का पीक पॉइंट एक ही टाइम पे हो। फिर देखिए यहाँ EMF ये एप्सिलॉन नॉट है और जो करंट आई नॉट ये, तो दोनों क्या है एक ही टाइम पे मैक्सिमम हो रहे हैं, एक ही टाइम पे ज़ीरो भी हो रहे हैं, और एक ही टाइम पे यहाँ पे देखें तो मिनिमम भी हो रहे हैं। इधर अगर देखा जाए तो माइनस आई नॉट के और ये माइनस एप्सिलॉन नॉट, तो एक ही टाइम पे मैक्सिमम भी हो रहे हैं, एक ही टाइम पे ज़ीरो हो रहे हैं और एक ही टाइम पे मिनिमम हो रहे हैं, यानी सेम फेज़ में है। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज़ में है। तो थ्रू रजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज़। ये बात को ध्यान रखना है कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता रजिस्टर में, ठीक है ना। तो फेज़र डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए पहली बार आपको दिख रहा होगा, तो
करंट को और वोल्टेज को हम वेक्टर जैसा मान करके फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखा जाए, मान लेते हैं कि ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है एप्सिलॉन नॉट, और जो करंट है इसी डायरेक्शन में होगी, थोड़ा मैग्नीट्यूड आप भी जानते हो उस करंट की क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, और ये आई नॉट है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब डायग्राम बनाएंगे तो रजिस्टर में हमेशा ध्यान रखेंगे करंट और वोल्टेज दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। रजिस्टर मतलब जो ईएमएफ होगा और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो ये रहा आपका प्योर रजिस्टर के बारे में। क्या बारे में? प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एसी सर्किट विथ इंडक्टर ओनली। एसी को दूसरे लैंग्वेज में हम कहते हैं एसी सर्किट, एसी सर्किट विथ इंडक्टर ओनली, इंडक्टर ओनली। तो इंडक्टर क्या है, जो कॉइल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। यानी कि कुछ इस तरह से एक कॉइल है हमारा, इसको हमने इसका इंडक्टेंस L मान लेते हैं, इसको एसी सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, हाँ। तो ये कहलाएगा एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, इंडक्टर है। अब मान लो सोर्स ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स ईएमएफ है। सिंस सोर्स ईएमएफ इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ से लिखिएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लें जो भी। अब वी नो दैट इंडक्टर के केस में हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से अगर हम डी आई की वैल्यू को, इसको डी आई की वैल्यू, तो डी टी इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डी आई की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एल डी टी, राइट। ये अब एप्सिलॉन की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी टोटल अपॉन एल डी टी, एल है ये, टोटल अपॉन एल डी टी। तो देखिए अब एप्सिलॉन नॉट एल, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 to t टाइम में एप्सिलॉन और एल जो है कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा डी आई का हो जाएगा आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल, ये था, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का हो जाएगा क्या है, कास ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा, इसी 0 to मान लेते हैं ये ईएमएफ है। तो जो करंट है हमने देखा कि एप्सिलॉन जो था, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी था, और करंट जो था आई इज इक्वल टू हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, यानी करंट पाई बाई 2 एंगल पीछे है, ठीक है। तो करंट पाई बाई 2 एंगल पीछे है, तो जब इसको बनाएंगे तो करंट का जो होगा ना वो ग्राफ पाई बाई 2 एंगल यहाँ से शुरू होगा, यानी करंट यहाँ से कहीं शुरू होगा, तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से, सेम फेज में नहीं होगा। जब ये मैक्सिमम अटेंड कर रहा है उस समय इसका मिनिमम यहाँ देखिए है, तो मैक्सिमम करंट का मिनिमम वहाँ पे, तो इस समय क्या होगा, इसका पाई बाई 2 एंगल ये पीछे रहेगा हमेशा, यानी कि सेम टाइम पे मिनिमम और सेम टाइम पे मैक्सिमम नहीं दोनों का होगा। ये ईएमएफ है और ये करंट है, ठीक है ना। तो ईएमएफ क्या है, आगे है, ये पाई बाई 2 एंगल पीछे है, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ से बनेगा। अगर फेजर डायग्राम बनाएं हम, तो फेजर डायग्राम बनाए हम, फेजर डायग्राम में अब मान लेते हैं कि ये ईएमएफ है, थोड़ा सा और ज़्यादा बनाना पड़ेगा हमें,
अब मान लिया कि ये EMF है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे करंट पीछे है, तो पीछे मतलब 90 डिग्री पीछे, तो 90 डिग्री पीछे यानी करंट आई नॉट कुछ यहाँ पे होगा, ये वाला एंगल होगा π/2 यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पीछे होगा, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री पीछे होगा। तो इसका फेजर डायग्राम आप जब भी बनाएंगे तो हमेशा, यानी कि जब भी इंडक्टर वाले केस में बनाएंगे आप एप्सिलॉन नॉट एल की बात करेंगे और आई नॉट एल की बात करें, तो हमेशा 90 डिग्री पीछे करंट को हम बनाएंगे, यानी इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर बनाएंगे 90 डिग्री, राइट। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। AC सर्किट विद कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी इसको बोलते हैं। AC सर्किट विद कैपेसिटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कौन से सर्किट? प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इस पर बात करेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सर्किट में हमारे क्या होना चाहिए? कैपेसिटर होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या C है, ये दोनों लाइनें इक्वल होनी चाहिए, जिसका कैपेसिटेंस कितना C है, इसको AC सर्किट से कनेक्ट किया गया है, राइट। अब जरा देखें तो ये मान लेते हैं सोर्स EMF एप्सिलॉन इज इक्वल टू है हमारा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स EMF है। तो सिंस सोर्स EMF एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अब वी नो दैट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस जानते हैं, वी नो दैट कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है नॉर्मली C इज इक्वल टू होता है Q/V। कितना होता है? C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो यहाँ से ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा C इज इक्वल टू Q/V की जगह पे हमारा EMF क्या है? एप्सिलॉन है, तो Q/एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C एप्सिलॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C एप्सिलॉन। यानी कि इस तरह से हमने देखा Q इज इक्वल टू हमारा हो गया C एप्सिलॉन, जैसे कि हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि Q एप्सिलॉन की वैल्यू क्या? एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। बट अब आगे ज़रा देखें तो I इज इक्वल टू होता है dQ/dt। जो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? dQ/dt। तो इस Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको। देयरफॉर I इज इक्वल टू हो जाएगा d/dt ऑफ Q, यानी Q की वैल्यू है C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, यही है। उस तरह से I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा C और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी, ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरह से I इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए सो I इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा C एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया, इससे मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2। मेरा ध्यान दीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा लगा दूंगा तो साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा हो जाता है, यानी कास ओमेगा टी है तो इसे साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। तो कास ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो ये ओमेगा टी है। क्लियर है? अब जरा देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख लें तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपान, जरा देखिए ऊपर में था जो ओमेगा और C, तो उसे मैं नीचे लिखूँगा तो 1 अपान करके लिख दूँगा ना, 1 अपान ओमेगा C इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? अगर देखिए इस 1 अपान ओमेगा C को हम XC लिखते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपान XC इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2, सेम रहेगा। अब XC को जहाँ पे लिखें तो वेयर XC इज इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा C। XC इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान ओमेगा C। इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर है इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर में, वही जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे होता था उसका रेजिस्टेंस होता था, यहाँ इसका रेजिस्टेंस है XC ओमेगा C, यानी इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं XC को, ठीक। तो इस तरह से ये जो वैल्यू हो गई पीक वैल्यू हो गई इसकी, यानी कि I नॉट इसे लिख सकता हूँ मैं 10। I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ देखें पाई बाई टू एंगल आगे हो रहा है, तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लें दोनों के लिए। तो मान लेते हैं कि ये ईएमएफ है, तो करंट जो उससे आगे है, तो करंट आगे है मतलब पाई बाई टू एंगल आगे है, तो करंट का जो ग्राफ होगा कुछ यहाँ से शुरू होगा इस तरह से, राइट। यानी कि ईएमएफ यहाँ पे एप्सिलॉन जो है, ये एप्सिलॉन है और ये करंट आई का ग्राफ है, ठीक है। दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी कि पाई बाई टू एंगल क्या है, आगे है करंट। अगर फेजर डायग्राम इसका बनाएं तो फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा फेजर डायग्राम का, तीनों का। तो फेजर डायग्राम हमारा हो जाएगा मान लिए ये एप्सिलॉन नॉट है, तो करंट इसके आगे है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, यानी करंट कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये आई नॉट होगी, यानी 90 डिग्री, यानी पाई बाई टू एंगल जो है आगे होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यानी करंट यहाँ पे लिखेंगे करेंट्स लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू एंगल। तो ज़रा देखें, इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई टू। अच्छा, इंडक्टर वाले केस में अगर क्या रहेगा, इन इंडक्टर वाले केस में अगर देखें तो इन इंडक्टर करेंट लैग बिहाइंड, वहाँ पे पीछे रहती है, तो करेंट लैंग्वेज जो है उसे बोलते हैं लैग बिहाइंड। तो करेंट लैग बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई टू, राइट। तो ये बातें थी आपके लिए, तीनों को याद कर लीजिए। तीनों को एक बार मैं फेजर डायग्राम फिर से बनाना बता दे रहा हूँ, ताकि फेजर डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम आपको बनाने आ गया तो आगे बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो ज़रा देखिए, रेजिस्टेंस की बात करें, प्योर रजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो रेजिस्टेंस वाले केस में जो फेजर डायग्राम होगा वो दोनों का दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। ईएमएफ भी, जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट और करंट आई नॉट दोनों ही क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि बोथ आर इन द सेम फेज। इन द थ्रू रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। वहीं पे बात करें इन इंडक्टर वाले केस में बात करें तो इंडक्टर के केस में जो होता है, करंट जो है लैग बिहाइंड वोल्टेज, करंट पीछे होती है, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू एंगल। ये एप्सिलॉन नॉट है, तो जो करंट होगा वो पाई बाई टू एंगल, यानी पाई बाई टू एंगल, यानी ये 90 डिग्री इधर होगा, ये आई नॉट इधर होगा, राइट। और कैपेसिटर वाले केस में ज़रा देखा जाए, इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फेजर डायग्राम बनाने जाएंगे तो अगर ये हम लेते हैं ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट, तो जो करंट होगा वो इधर आगे होगा 90 डिग्री, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पाई बाई टू एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है प्लस में, ये आई नॉट इधर होगा। तो तीनों ही केस में फेजर डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, ताकि एलसीआर सर्किट में आपको हेल्प मिलेगा जब एलसीआर सर्किट की डेरिवेशन करेंगे। तो एसी सर्किट विथ एलसीआर इन सीरीज। अब ये एलसीआर का क्या मतलब है, एक एक करके जानेंगे। एल मतलब है इंडक्टर, सी मतलब है कैपेसिटर और आर का मतलब है रेजिस्टेंस, और इनको सीरीज़ में जोड़ दें तो हमारा एलसीआर सर्किट बन जाएगा। तो देख लेते हैं हम। तो देखें, तो हमने कहा एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ये एल और ये सी, और एक रेजिस्टेंस है आर। इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ दिया हमने और एसी सर्किट से कनेक्टेड। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है अप्लाई हुआ है इन पर। तो एल मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये सीरीज़ में जोड़ दिए गए, तो इसी को कहते हैं हम एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट ना। तो एसी सर्किट विथ एलसीआर इन सीरीज़, तो इस पर हम बात करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन पार्ट में एक एक करके ध्यान से इसको करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके। तो इन रेजिस्टेंस आर करंट एंड वोल्टेज और इन सेम फेज। आपने देखा था पहले ही, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट भी होता है आई इज इक्वल टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। तो अगर फेज़र डायग्राम बना दें हम, तो फेज़र डायग्राम की बात करें तो ये हो जाएगा, इनका फेज़र डायग्राम बना देते हैं। तो फेज़र डायग्राम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि हमने जो है वोल्ट ईएमएफ को एक्स एक्सिस पर ले रखा है, ये एप्सिलॉन आर है, और तो करंट भी जो है ना इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ करंट भी मान लेते हैं, करंट सब में वही होगी, तो हमने करंट को आई मान लिया, आई आर नहीं बल्कि करंट को आई। तो करंट आई है, आई नॉट है ये, और ये एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर, और एप्सिलॉन आर लिखें यानी पीक वैल्यू है ईएमएफ की, ये पीक वैल्यू एप्सिलॉन नॉट आर लिखें या एप्सिलॉन आर। तो दोनों क्या है, सेम फेज़ में है। तो ज़रा देखिए ईएमएफ के लिए ये यहाँ तक एप्सिलॉन आर, और करंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो करंट का भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इनका फेज़र डायग्राम हो गया, राइट। अब ज़रा देखें आगे जाते हैं, तो इन इंडक्टर एल, दूसरी पॉइंट लिखें, तो इन इंडक्टर एल इंडक्टर एल करंट एंड वोल्टेज current lag behind the voltage, current lag behind the voltage, lag behind the voltage by phase angle पाई बाई टू। दोनों को देखें तो ईएमएफ यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता था एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो होता था आई इज इक्वल टू होता था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता था इंडक्टर के केस में, आपको याद होगा। तो ये होता था। तो इस तरह से फेज़र डायग्राम बना देते हैं हम। तो फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो ज़रा देखें, ये एप्सिलॉन आर तो यहाँ पे था पहले से, और करंट आई भी यहाँ पे था, राइट। अब हम आई नॉट यहाँ पे था होगा, यानी कि एप्सिलॉन एल जो होगा ऊपर की डायरेक्शन में होगा। सॉरी, यहाँ से एक बार फिर से ध्यान से, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि करंट लैग बिहाइंड है यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी कि एप्सिलॉन एल जो हो गया वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन एल को जो बनाएगा उसको ऊपर की तरफ, ये हो गया एप्सिलॉन एल। अब तीसरी बात करें हम, तो तीसरा है हमारा इन कैपेसिटर सी, करंट लीड्स द वोल्टेज। करंट क्या करता है, लीड करता है, पहले से आप जानते हो। तो करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड द वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई टू। दिखा भी देते हैं लिख कर गए कैसे। यहाँ पे जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता था एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो आई होता था कैपेसिटर में होता था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी करंट लीड करता था, आगे होता था, ठीक है ना। तो इनका फेज़र डायग्राम बना, तो फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो ज़रा देखें, एप्सिलॉन आर तो यहाँ पे था, करंट आई था यहाँ पे। अब बात करें एक्सेल, तो ऊपर की डायरेक्शन में था 90 डिग्री, ये पाई बाई टू एंगल है, ये एक्सेल एप्सिलॉन एल था। अब ये जो करंट आगे है तो इसका मतलब वोल्टेज इसका क्या होगा, पीछे होगा। पीछे होने का मतलब क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन, पाई बाई टू एंगल इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ। तो ये हो जाएगा एक्स एप्सिलॉन सी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, जस्ट इसके अपोजिट में। ये फेज़र डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब एप्सिलॉन एल, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन सी, इन तीनों का जो है ईएमएफ अगर निकाल लूँ वेक्टर सम करके, ये एप्सिलॉन सी है, तो तीनों का वेक्टर सम करके ईएमएफ निकालूँ तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ होगा जो हमारे सर्किट में अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना। तीनों का अगर हम वेक्टर सम करते हैं तो ज़रा देखा जाए, यहाँ देखिए तो एप्सिलॉन एल और एप्सिलॉन सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे केस में ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने से इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो लिखेंगे सिंस एप्सिलॉन एल एंड एप्सिलॉन सी are in opposite direction, therefore their resultant, इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी। क्लियर है इन दोनों का रिजल्टेंट। तो हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से हो गया। फेजर डायग्राम अब बदल जाएगा। ये एप्सिलॉन आर तो था ही, करंट आई भी यहाँ पे था ही, और ये जो बचा चूँकि यहाँ पे ऊपर में है
यही बच्चा जो है हमारा ये एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी, क्योंकि माइनस करने के बाद ये बचा होगा, तो ये मान लेते हैं ये बचा। ठीक है ना। अब इन्हें पैरेललोग्राम लॉ से हम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम जोड़ें तो देखेंगे ये जो होगा हमारा, यही रिजल्टेंट ईएमएफ एप्सिलॉन होगा जो सर्किट में अप्लाई हो रहा होगा। अगर देखिए इसका एंगल हम मान लेते हैं करंट आई से इसका एंगल कितना है, फाई है, तो ये हो जाएगा इसका फेज डिफरेंस। अगर देखा जाए तो ये वाला जो वैल्यू हो गई, देखा जाए तो ये एप्सिलॉन आर है, ये वाला जो वैल्यू होगी ये वाली यहाँ पे, इस वैल्यू की बात करें हम तो ये जो वैल्यू होगी यही होगी, इसने ही, यानी कि एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी। अब जरा देखें यहाँ अगर पाइथागोरस लगा दें तो ये हाइपोटेनस हो रहा है, तो एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन आर का, ये एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो 10 रिजल्टेंट ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, रिजल्टेंट ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट में एप्सिलॉन आर का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी का होल स्क्वायर, राइट। अब इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो 10 एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन आर को लिख सकते हैं आई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं आई इंटू एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, माइनस इसको लिख सकते हैं हम आई इंटू एक्स सी, इसका रेजिस्टेंस एक्स सी होता है, होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आई इसमें भी है, इसमें भी है, तो आई कॉमन ले लेंगे तो आई स्क्वायर कॉमन हो गया, बाहर आई हो जाएगा। इस तरह से 10 वी कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई अंडर रूट में आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान, ज़रा देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं, इसके अपान, इधर आगे अपान में हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान हो जाएगा, तो एप्सिलॉन अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, राइट। अब इसी को लिख सकते हैं हम लोग आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान जेड, देखिए आई इक्वल टू भी अपन आर होता है तो जेड, यानी कि यहाँ नई चीज़ आ गई, वेयर जेड इज़ इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, राइट, विच इज़ कॉल्ड जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, यही रेजिस्टेंस होता है एलसीआर सर्किट का, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हो गया z इक्वल टू। अब ज़रा देखें, अब हम बात करेंगे फाई का, तो फाई को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम फिगर में देखें तो ये था हमारा फिगर, अगर यहाँ से देखें ये हमारा रिजल्टेंट था, ये हमारा रिजल्टेंट था यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल था फाई, और ये एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी था, ये वाली वैल्यू, और ये एप्सिलॉन था, ये वाली जो वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन आर था। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा लगा देते हैं हम, तो टेन थीटा लगाएं तो क्या होगा, दिस वन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा लगा देते हैं, देयरफॉर टेन फाई, यहाँ पे जो हम फाई माने थे तो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी अपॉन आर, एप्सिलॉन आर है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका फाइनली टेन फाई इज़ इक्वल टू, यहाँ करंट आई इंटू एक्सएल इसको लिख देता हूँ, माइनस आई इंटू ये हो गया एक्स सी अपॉन आई इंटू आर। तो ज़रा देखो ऊपर में आई कॉमन ले लूँगा, नीचे का इसको कट कर दूँगा, काट दूँ, तो इस तरह से टेन फाई इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा, और ये हो गया हमारा फाई की वैल्यू। इस तरह से 10 हमने क्या देखा, हमने देखा कि एलसीआर, पहली बात व्हेन एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, तो ऐसे केस में एक्सएल माइनस एक्स सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब टेन फाई, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स सी है, इट शुड बी पॉजिटिव, यानी कि टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
इसका मतलब ये हुआ कि करंट पीछे होगी और वोल्टेज आगे होगा, यानी कि देन करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई फाई, यानी फाई एंगल से पीछे होगी करंट, ठीक है ना। यानी ये क्या होगा, जो सर्किट होगी, जो हमारी सर्किट होगी वो रेजिस्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होगी, ठीक है ना, सॉरी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होगी। देन सर्किट विल बी, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, देन सर्किट विल बी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, यानी इंडक्टर की डोमिनेशन होगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इफ़ अगर ये एक्सएल इज़ लेस देन एक्ससी हो, एक्ससी से कम होगा, देन 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, 10 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे केस में जो है करंट लीड करेगा, देन करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई, मतलब जितना भी एंगल होगा उतना करंट लीड करेगा, यानी कि ये प्योर कैपेसिटी सर्किट की तरह से काम करेगा। और तीसरा केस होगा व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो, ऐसे केस में 10 क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस, यानी देयर इज़ नो डिफरेंस इन द फेज डिफरेंस इन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि प्योर रजिस्टिव सर्किट होगी, यानी रेजिस्टेंस की तरह से काम करे। जैसा रेजिस्टेंस में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज दोनों ही सेम फेज में रहते हैं हमेशा। तो ये 2-3 बातों को नोट करना था, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंस की बात करेंगे, रेजोनेंस इन AC विथ LCR सर्किट, LCR सर्किट। तो LCR सर्किट जब रहेगा तो रेजोनेंस कब होगा, कितना होगा, तो एक्चुअली कि व्हेन करंट इज मैक्सिमम एंड इम्पीडेंस इज मिनिमम, एट दैट टाइम द कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन, और उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कब, जब LCR सर्किट हो, यानी इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। LCR सर्किट में अगर करंट मैक्सिमम हो और रेजिस्टेंस मिनिमम हो, करंट क्या हो, मैक्सिमम हो, आई क्या हो, मैक्सिमम हो, और जो इम्पीडेंस हो, रेजिस्टेंस नहीं बल्कि इम्पीडेंस बोलेंगे, इम्पीडेंस इज मिनिमम एट दैट इज इक्वल टू R, ठीक है ना, उस केस को हम कहते हैं रेजोनेंट। यानी कि R हो गया, इसका मतलब क्या होगा, XL इज इक्वल टू XC, उस कंडीशन पे क्या होगा, XL इक्वल टू होगा XC के, क्यों, क्योंकि तभी तो ये R आएगा, क्योंकि √R² प्लस XL माइनस XC, तो XL माइनस XC 0 हो जाएगा, क्योंकि XL इक्वल टू XC हो गया। तो रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है कि व्हेन करंट इन सर्किट इज मैक्सिमम, व्हेन करंट इन circuit is maximum and impedance Z equal to R is minimum, then this situation in LCR, this situation in LCR is called resonant condition। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेजोनेंट कंडीशन। एंड द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जरा देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली XL, इस कंडीशन पे XL इक्वल टू क्या होगा, XC होगा। XL होता है ओमेगा L और इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा C। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ओमेगा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, L उधर जाएगा तो इसके पास में आ जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। तो ये आ जाएगा आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC। अगर हम ओमेगा की वैल्यू रखें तो इसको हम 2πf होता है, तो ये हो जाएगा 1/√LC, और F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC। तो याद रहे ये F इज इक्वल टू 1/2π√LC, 2π√LC। L इंडक्टर का इंडक्टेंस है, C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो ये है रेजोनेंट कंडीशन।